आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं आपके साथ सैबा अली सैफी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने 3 अगस्त तक ज्ञानवापी मस्जिद पर सर्वे पर रोक लगा दी है। आज लंबी बहस के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 अगस्त तक सर्वे पर रोक लगा दी है। तो वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम फरीक की सभी दलीलों को सुना। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद पूरे मामले की समाअत कर रहे थे, जिसमें एएसआई के अफसरान भी मौजूद रहे। इसी बीच कोर्ट में मुस्लिम फरीक के जरिए से वर्शिप एक्ट 1991 का भी जिक्र किया गया। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की सियासत पर लगाम क्यों नहीं लगता, क्योंकि हर मामले को एक ही चश्मे से देखा जा रहा है। और क्या ये जरूरी है कि एक ही चश्मे से हर मामले को देखा जाए? आज बात इसी पर करेंगे कि मंदिर मस्जिद मुसलमान, ये सियासत है मेरी जान। और आइए इससे पहले आपको सुनवाते हैं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन क्या कुछ कह रहे हैं। आएगा तब पता चलेगा। एएसआई का रुख क्या था आज कोर्ट में? नहीं, एएसआई ने अपना एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर भी आज कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने भी डिटेल्ड सर्वे फाइल। तो आपने देखा, सर्वे पर रोक लगा दी गई है और 3 अगस्त तक के लिए सर्वे पर रोक लगा दी गई है। तो इसी को लेकर चर्चा करेंगे। क्या इस मामले को एक सियासत के चश्मे से देखा ना जाना चाहिए, क्या फिर इस मामले को लेकर सियासत भी हो रही है? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अमित तिवारी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से हैं। मनोज मेजर आशीष चतुर्वेदी साहब भी जुड़ गए हैं, लीडर हैं समाजवादी पार्टी से। और विजय कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर सुनील कौशिक जी जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सभी की इस मामले को लेकर राय जानेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर सुनील कौशिक जी आपसे ही कर लेते हैं, क्योंकि सर्वे पर फिर से रोक लगा दी गई है। हालांकि मुस्लिम पक्ष के लिए ये एक राहत की खबर है, लेकिन किस तरह से इस पूरे मामले को फिलहाल समझा जाए? राजनीतिक दलों के लिए हिंदू और मुस्लिम हो सकता है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि इस देश में जिस तरीके से भाईचारा कायम रहा है, ये तो उसकी हम बात करेंगे तो निश्चित तौर से दोनों पक्ष न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा करते हैं। कभी कभी इक्का दुक्का प्रकरण में हमें देखने को मिला है कि न्यायिक व्यवस्था पर भी टिप्पणियां उठी हैं, टिप्पणियां की हैं, और उसके भी तमाम तरीके के मायने हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ज्ञानवापी मुद्दे पर जो सुनवाई चल रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, मुझे नहीं लगता कि कोई पक्ष नाराज चल रहा हो या किसी पक्ष ने कोई टिप्पणी ऐसी की हो कि जो कि न्यायिक व्यवस्था के ऊपर खड़ी होती रही हैं। निश्चित तौर से समय लग सकता है और समय लगना भी चाहिए। इतनी तत्कालिक जरूरत को ध्यान में रखते हुए जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश दिया, दूसरे दिन ही एएसआई जिस तरीके से वहां सर्वे करने जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इम्तिहान से सुना प्रकरण को और कहा इतनी जल्दबाजी क्यों है, कम से कम 2 दिन का वक्त किसी पक्ष को मिलना चाहिए। और वो भी देखिए आज हाई कोर्ट गया, और कल भी मैंने हाई कोर्ट की सुनवाई देखी बड़ा बारीकी से। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक भी पक्ष इस बात को लेकर के दुखी होगा या टिप्पणी करने का हकदार होगा कि हाई कोर्ट ने उसकी नहीं सुनी। एक जरूर इस तरीके का सवाल खड़ा होता है जब चीफ जस्टिस ने पूछा क्या एएसआई जो सर्वे कर रही है उस पर कोई टिप्पणी करना चाहेगा, तो मुस्लिम पक्ष ने यह कहा कि हमें भरोसा नहीं है। तो एक टिप्पणी उनकी थी, यदि एएसआई पे भरोसा नहीं है तो जब उसकी रिपोर्ट आएगी उस पर आप कैसे भरोसा करेंगे, जो निर्णय होगा उस पर आप कैसे भरोसा करेंगे। तब थोड़ा सा लगा कि कहीं ना कहीं जो पक्ष ने ये टिप्पणी की थी वो पक्ष भी नर्वस दिखाई दिया कि मुझे ये टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन 3 अगस्त का समय हाईकोर्ट ने दिया है। निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि दोनों पक्षों के लिए ये समय सीमा बड़ी अच्छी है, वो अपना अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदू मुस्लिम को से ऊपर उठ के इस प्रकरण को देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों को इसके ऊपर उठकर देखना चाहिए, लेकिन ये भी तो सवाल है कि आखिर ऐसे मामले लोगों के सामने आ क्यों जाते हैं, ये भी कहीं ना कहीं चर्चा का मौजू है। फिलहाल अमित तिवारी जी आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इस मामले को लेकर कई तरह के बयान भी देखने को मिल रहे हैं, सियासत भी देखने को मिल रही है, क्योंकि मरकज में आपकी हुकूमत है। क्या आपको नहीं लगता कि जब कुछ ना कुछ इलेक्शन का वक्त आता है या टॉपिक को मोड़ना होता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे सदन में अपोजिशन लगातार हंगामा कर रहा है मणिपुर मामले को लेकर, क्या आपको नहीं लगता कि वो ज्यादा अहमियत का हामिल है ना कि ये पूरा मामला? साहिबा जी देखिए,
देश में कई सारे मामले चलते रहते हैं और उस पे सब पे एक समान रूप से काम होता रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक मामला चल रहा है तो वो उसी को ही सिर्फ ध्यान में रखा जाए। और आज हम बात कर रहे हैं ज्ञान वापी की, तो हम कोर्ट को फैसले को लेकर बात कर रहे हैं। तो देखिए, इस पे कोर्ट का ही एक एग्जांपल मैं देता हूँ। 1936 का दीन मोहम्मद वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो मामला था, उसमें दीन मोहम्मद जी ने पूरे मस्जिद को लेते हुए, आसपास के एरिया को लेते हुए अपना दावा किया था कि ये पूरी जमीन उनकी है। मुकदमा नंबर 62, आपकी एक बहुत बड़ी रिसर्च की टीम है, आप उनसे चेक कर सकते हैं। और सिविल कोर्ट बनारस, जब कोर्ट ने फैसला दिया तो उसने साफ कहा कि इस कोर्ट के मतलब मस्जिद के ढांचे को छोड़कर आसपास की जमीनों पर व्यास परिवार का हक बताया। और देखिए, मैं अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ। जो इंतजामिया कमेटी है जो कह रही है कि हम तहखाने का निरीक्षण नहीं होने देंगे, तहखाना नहीं खुलना चाहिए, तो उसी फैसले में कोर्ट ने कहा है जो तहखाना है उस पर व्यास परिवार का हक बताया है, तो उनकी बुनियाद ही नहीं है वहां पे उसके खिलाफ जाने की। दूसरी बात, उसी फैसले में पैरा नंबर 2 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ब्रिटिश सरकार का भी हलफनामा है। ब्रिटिश सरकार कहती है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। उसी में फर्दर आप पैरा 11 पढ़ेंगे तो ब्रिटिश सरकार कहती है कि ये जो मंदिर है वो मुगल कालीन शासन से पहले से है। तो उस फैसले का है। फिर अगली याचिका गई कि हम मस्जिद में नमाज पढ़ पाए, तो जब वो मामला गया कोर्ट में तो कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। और चर्चा में निकल कर आए कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसके लिए, तो उसी वर्शिप एक्ट को अगर हम मानते हैं तो 1947 में उस परिसर का स्टेटस क्या था, वो तो 1937 का स्टेटस था जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था। तो और जो वर्शिप्स एक्ट है, अगर उसको भी आप डिटेलिंग में पढ़ेंगे तो वर्शिप्स एक्ट में ना रिलीजियस प्लेसेस का डेफिनेशन है, ना ही उसमें कितने देश में कितने रिलीजियस प्लेसेस हैं वो मौजूद हैं उसका कोई आंकड़ा है, और ना ही वो कहता है, जब हम बात कहते हैं कि स्टेटस चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो स्टेटस चेंज किसे, उस स्टेटस चेंज का डेफिनेशन अगर आप ढूंढेंगे उस एक्ट में तो वो भी नहीं है। तो ये एक ऐसा एक्ट है जो रेट्रोस्पेक्टिवली जाकर मतलब 44 साल पीछे से आपको ये लागू होता है, तो वो भी एक देखने वाली विषय है। तो समस्या ये खुद पैदा करेंगे और समाधान हमसे चाहेंगे, तो हम समाधान के लिए भी तैयार हैं। सर्वे से आप भाग रहे हैं, सर्वे से क्यों भागना? अगर कुछ हुआ, अगर कुछ है ही नहीं, आपको भरोसा है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, तो वो सर्वे से आपको नहीं भागना चाहिए। दूसरी बात, कोर्ट में जो इस बार लेकिन ये भी तो कॉन्ट्राडिक्टरी सवाल ही हो गया ना कि सर्वे से क्यों भाग रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या परेशानी आ रही है कि सर्वे कराने की जरूरत पड़ रही है? खैर, इसका जवाब मैं मेजर आशीष चतुर्वेदी जी से लेना चाहूंगी। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, एक तरफ तो ये वैसे ही एक सेंसिटिव मामला है, दूसरी तरफ आप ही की पार्टी के लीडरों की तरफ से कहीं ना कहीं मुतनाजा बयान देखने को मिल रहे हैं। तो चीजों को सही करने की बजाय ऐसा नहीं लगता है कि भड़काने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि रिलीजन का मामला ऐसा जो होता है कि वो जज्बात से जुड़ा होता है। देखिए, पिछले कई वर्षों से, विशेष रूप से अगर आप देखें तो 2014 के बाद जो भारत का माहौल है वो पूरी तरीके से ऐसा बनाया गया कि हिंदुओं के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था। इतने वर्षों से उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी और उनको बचाने के लिए केवल एक ही चीज जो है वो अवतरित हुई है ऊपर से, वो है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा एक माहौल बनाने का कोशिश की गई और उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत हद तक कामयाब भी हुई, क्योंकि वो रिलीजन से जुड़ा मामला था। लोगों की संवेदनाओं को भड़का करके उन्होंने सफलता भी हासिल करी। लेकिन क्योंकि ये बुनियादी सफलता नहीं थी, ये केवल इमोशन यानी जज्बातों के साथ खेला गया एक मजाक था। सोशल मीडिया के माध्यम से एक कैंपेन चलाया गया था देश में, और धीरे धीरे अब जो है वो उतर रहा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के अंदर जितने विधानसभा चुनाव हुए, गुजरात को छोड़कर और उत्तर प्रदेश को छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी सारे चुनाव हार गई है। 2 जगह उन्होंने सरकार फिर भी बना ली है। वो कैसे बनाई है सबको पता है कि जीता कोई और था, और फिर कैसे पार्टियां तोड़ी गई और कैसे क्या क्या हुआ। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने बना ली सरकार किसी तरीके से। तो ये एक ट्रेंड है कि रिलीजन को हम कैसे इस्तेमाल करें पॉलिटिकल गेन के। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है उस देश के लिए कि जहां हर एक 8.5 मिनट में एक औरत के साथ बलात्कार हो रहा है। जब तक हम डिबेट करेंगे इस देश में और
6 से 7 बलात्कार उस डिबेट के दौरान जितनी देर हम डिबेट करेंगे हो जाएंगे। हमने मणिपुर की घटना को देखा, पूरे विश्व में भारत की क्या छवि बनी वो हमने देखा कि ऐसे लोग हैं, लेकिन वो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। उनके लिए बस ऐसे ढूंढ ढूंढ के मुद्दे लाएंगे कि यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था। अरे जो था, सनातन धर्म में तो ईश्वर सर्व विद्यमान माना गया है कि ईश्वर सब जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ईश्वर नहीं। यदि ईश्वर को वाकई में मानते हो तो सब जगह है। ये नहीं है कि वो मंदिर में ही ईश्वर है और आपके घर में वो ईश्वर नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। केवल मंदिर नहीं, पूरा समूचे ब्रह्मांड में है उसकी रचना। केवल ये कुछ जमीन के कुछ टुकड़े इनको दिखाना चाहते हो कि हमने ये किया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे देश के लिए और देश की छवि के लिए। ऐसी राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को दोष देना उतना गलत नहीं होगा जितना कि आवाम को देना होगा, क्योंकि आवाम उनको वोट दे रही है। वो भी ये देख रहे हैं यदि हम काम करेंगे तो वोट नहीं होगा, हमें इन्हीं बातों पे वोट मिल रहा। तो जब उनको सफलता मिल रही है तो उस चीज का इस्तेमाल तो वो करेंगे। कहीं ना कहीं वोट डालने वाले को ये सोचना है कि हमें ये सब देखना है कि कहाँ मस्जिद थी, कब क्या था, अब क्या हो सकता है, किस तरीके की भावनाएं जो इस तरीके से जुड़ी हैं उन पे वोट देना है, या देश की तरक्की पे कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपके बच्चों का भविष्य क्या है, क्या उन्हें शिक्षा सही मिल रही है, क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए क्या वो हो रहा है, देश की जो सरहदें हैं उन पे क्या है, कैसा रुख है, क्या चीजें हो रही हैं, उन मुद्दों पे वोट डालना है। या केवल यही कि अब वो मथुरा में ऐसा हो गया, अब अयोध्या में वैसा हो गया। पूरी राजनीति घूम फिर करके मथुरा, अयोध्या, वाराणसी, इनके अलावा कहीं और जा ही नहीं। उनके बूथ अध्यक्ष से लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के पास केवल ये 3 मुद्दे होते हैं, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। आशीष जी ये जो आप कह रहे हैं, ये शायद आपने आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को कहा होता कि कार सेवकों पर गोली चलवाने के बाद तमाम रैलियों उन्होंने सीना ठोक ठोक के कहा। ठीक है तब क्या हो गया था समाजवादी पार्टी को? मुस्लिम वोट लेने के लिए, मुस्लिम वोट लेने के लिए आप तमाम रैलियों में सीना ठोक ठोक के कहते थे कि सैनिकों पर। देखिए, यहाँ पर हम ज्ञानवापी मामले को लेकर बात कर रहे हैं, किसी के जज्बातों को ठेस पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर। तब आपने वोट लिया, आप मुस्लिम वोट आपसे भी बाहर भाग रहा है ना, अब वो मुस्लिम वोट भी समझ रहा है। सुनील कौशिक जी मैं आपके पास लौटूंगी, सुनील कौशिक जी मैं आपके पास लौटूंगी। फिलहाल हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ गए, उनका जो नजरिया है वो जानना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। क्या जो स्पेसिफिकेशन है वो भी हम जान लेते हैं। हमारे साथ मुजफ्फर इकबाल जी जुड़ गए हैं, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, और साथ ही साथ रिटायर्ड जज भी हैं जम्मू कश्मीर कोर्ट के। मुजफ्फर इकबाल साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे केस की क्रोनोलॉजी क्या है, चूंकि इसमें वर्शिप एक्ट की भी बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ कन्वर्जेंस की मांग नहीं की जा रही है। पूजा करने की जो परमिशन है उसको लेकर पूरा मामला शुरू हुआ था। तो क्या सारी टर्मिनोलॉजीज यहां पर समझ में आती हैं और किस तरह से इस केस के आगे का सॉल्यूशन क्या नजर आता है? अभी इस पर तो कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि मामला जो है अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर कोई अपना डिसीजन नहीं दिया है। टिप्पणी दी भी है वो ज़बानी है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये इख्तियार होगा या नहीं होगा, वो मसला जब सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड किया से देकर, तो हाई कोर्ट जब तक उस पर कोई अपना फाइनल फैसला नहीं लेगा कोई किसी किस्म की टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है। रहा सवाल, इसमें शक नहीं कि 1991 में जो रिलीजियस वर्शिप एक्ट जो बना था उसके तहत ये था कि उस 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस प्लेसेस जहां हैं उसमें एक एक्सेप्शन है अयोध्या की बाबरी मस्जिद का, क्योंकि उस वक्त वो तनाजा अभी कोर्ट में चल रहा था, उसको एक्सक्लूड किया गया था एक्ट से। उसके बाद कहा कि भाई जो रिलीजियस प्लेस, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, पारसी, किसी की भी हो, उसको नहीं छेड़ा जाएगा, उसकी नेचर को चेंज नहीं किया जाएगा जी। तो जाहिर सी बात है कि वो एक्ट पूरे मुल्क में लागू है। जब तक कि उस एक्ट में तब्दीली नहीं होती है तो किसी भी रिलीजियस प्लेस को आप कन्वर्शन नहीं उसका कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर वो टेंपल है तो वो टेंपल ही रहेगा, अगर वो गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा रहेगा, वो मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि हाईकोर्ट जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट उस पर भी ध्यान देगा कि भाई उसके बाद इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे की
क्या वैल्यू रहती है उस एक्ट में, उसे पर्पस क्या सर्व होगा, अनलेस कि एक नई कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी होती है जब तक, तो उससे और क्या हासिल होगा। एक और मुजफ्फर इकबाल साहब, एक और चीज जानना चाहेंगे, क्योंकि एक पक्ष कह रहा है सर्वे होना चाहिए, एक पक्ष कह रहा है सर्वे नहीं होना चाहिए, तो सर्वे की कितनी इंपॉर्टेंस है? क्या इन चीजों को हटाकर अगर 1991 के एक्ट को नहीं माना जाए, जिस तरह से दूसरा पक्ष कह रहा था, क्या सर्वे की इंपॉर्टेंस को भी कंसिडर किया जाएगा कोर्ट प्रोसीडिंग्स में? सर्वे की इंपॉर्टेंस किसके लिए है? फॉर एग्जाम्पल, जब कन्वर्शन जो है वो एक्ट प्रोहिबिट करता है, आप उसकी नेचर को बदल नहीं सकते, तो सर्वे करने से हासिल क्या हो? पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि सर्वे आप उन्होंने कहीं आज जो है हाई कोर्ट ने एफिडेविट दिया, आज या कल मैं कहीं पढ़ रहा था, आर्कियोलॉजिस्ट ने एफिडेविट दिया कि हम उसको डैमेज नहीं करेंगे। अगर आप डैमेज नहीं करेंगे तो आप सर्वे कैसे करेंगे? जी हम टेक्निकली हम हाई टेक जो प्लांट्स हैं उनका इस्तेमाल करके हम सर्वे करेंगे, लेकिन सर्वे करके हासिल क्या होगा? असल मकसद तो ये है कि जब आप कन्वर्शन आपको परमिसिबल ही नहीं है, कानून उसकी इजाजत नहीं देता है, तो जो टेम्पल है वो टेम्पल ही रहेगा, मंदिर मंदिर रहेगा, मस्जिद मस्जिद रहेगी, गुरुद्वारा गुरुद्वारा रहेगा। एक नई कंट्रोवर्सी जो है इस वक्त, इसको पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है, और हम लोग भी बैठकर उसको मीडिया में मतलब एक ऐसी चीज को जिसकी कोई अहमियत नहीं है। आज अहमियत अगर है सोसाइटी में तो वो है कि भाई बेरोजगारी कहाँ है, महंगाई कहाँ है, पर कैपिटा इनकम क्या है, तामीर और तरक्की की क्या हालात हैं, उस पर गौर किया जाना चाहिए, उस पर डिस्कशन होनी चाहिए। बिल्कुल मुजफ्फर इकबाल साहब, आपने बहुत अहम बात कही है, और यही सवाल है, जब कन्वर्जन की उसमें लिमिट ही नहीं है तो सर्वे की इजाजत और सर्वे की जरूरत क्या है? इस पर विजय कौशिक जी आपका कमेंट भी लेना चाहेंगे। जिस तरह से मुजफ्फर इकबाल साहब ने भी कहा कि कहीं ना कहीं सियासत का रंग देने की कोशिश की जा रही है, चाहे इसमें मौजूदा गवर्नमेंट हो या फिर अपोजिशन हो, दोनों कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। नहीं, ये एक बात बताइए, तो सत्ता पक्ष का धर्म ईमान केवल यही हो कि किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम को लड़वा कर अपना वोट बैंक तैयार किया जाए, तो क्या विपक्ष उसको बेनकाब करने के लिए, उस टाइम को सामने लाने के लिए क्या इन सब बातों से पर्दा ना उठाए? जाहिर सी बात है, जब हम पर्दा उठाएंगे तो भाजपा हम पर आरोप लगाएगी कि हम राजनीति कर रहे हैं। इन धर्म के नाम पर असलियत में राजनीति कौन कर रहा है? देखिए, मंदिर मस्जिद तो बहाना है हिंदू और मुसलमानों को लड़वाकर भाजपा को अपनी राजनीति को चमकाना है। अयोध्या मसले का जब हल हुआ कोर्ट के द्वारा, तब भी भाजपा द्वारा क्या नारा लाया गया कि भाई अयोध्या तो एक झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है, काशी के बाद में कुछ और नया आ जाएगा, उसके बाद कुछ और नया आ जाएगा। तो इनका तो एजेंडा बिल्कुल सेट है, क्योंकि इन्हें ना महंगाई के मुद्दे पर बात करनी है, ना बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करनी है, ना विदेशी कर्ज के मुद्दे पर बात करनी है। किसी भी मुद्दे पर इन्हें कोई बात करनी है ही नहीं। इन्हें देश से कोई लेना देना है नहीं। चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा $100 अरब क्रॉस कर गया, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि चाइना हमारा दुश्मन है, दूसरी तरफ रूस को तेल की जो कीमत है वो चीनी मुद्रा में देकर हम देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे अरे नहीं, ज्ञान-व्यापी की बात कीजिए पहले। क्यों? क्योंकि अगर उसकी बात नहीं हुई तो ये देश नष्ट हो जाएगा, ये देश मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, ये देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ऐसी मानसिकता जिस राजनीतिक दल की हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो देश का क्या भला कर रहे हैं। देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही है भाजपा। देखिए, मुद्दा ये है कि भारत के अंदर जो विदेशी हमलावर थे वो यहाँ आए मुगलों के रूप में। यहाँ आकर उन्होंने यहाँ के हिंदुओं को जबरदस्ती कन्वर्ट किया मुस्लिम के रूप में। अब वो जो असली हमलावर थे वो तो चले गए, तो रह कौन गए? हमारे भाई रह गए, जिनको तलवार की नोक पर जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया। तो भाई उससे पहले तो यहाँ कोई मस्जिद थी नहीं, तो मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बनी, मंदिरों को गिराकर मस्जिदें बनी। तो इस तरह के तो सैकड़ों मामले हैं, और बीजेपी पूरी लिस्ट बनाए बैठी है। इसलिए हमारे देश की अदालत, हमारे देश की संसद में एक कानून पास हुआ था कि भाई इतने सन से पहले जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको, वो जिस रूप में है उनको उसी रूप में
स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, इसका जवाब अमित तिवारी जी से ले लेते हैं। अमित तिवारी जी, आपने सुना विजय कौशिक जी ने क्या कहा, क्या कुछ कहा है, पूरी लिस्ट तैयार है और इसी तरह से आप इसको कहीं ना कहीं सियासत के लिए इस्तेमाल भी करेंगे? साहबा जी देखिए, विजय जी बिल्कुल ही गलत बातें कर रहे थे, भ्रामक बातें कर रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने एक आंकड़ा पेश किया कि रशिया के साथ हम ऑयल ले रहे हैं और वो चाइनीज करेंसी में पे कर रहे हैं, ये गलत है। झूठ बोलना, वो भी लाइव चैनल पे, इतने बड़े चैनल पे बैठ के ये झूठ बोल रहे हैं कितनी कॉन्फिडेंस के साथ। वहां पे आईएनआर में पेमेंट हो रहा है और ये यहाँ पे गलत बयानबाजी कर रहे हैं। तो देखिए, जो जिनकी बुनियाद ही झूठ पर हो वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। दूसरी बात देखिए, ये मामला कोर्ट में है, ये मामला कोर्ट में है, तो हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। कोर्ट में हमें गलत बातें बयानबाजी ना करके कोर्ट में अपनी जो भी हमें कहना है वो कोर्ट में कहना चाहिए। और जो इंतजामिया कमेटी कोर्ट में गई, वो बिल्कुल वहां पे उनका आधार ही गलत था। वो कह रही है कि मस्जिद में एक्सकवेशन हो रहा है, वहां पे खुदाई चल रही है और इसको लेकर वो कोर्ट चले गए, जबकि वहां पे सिर्फ सर्वे कैमरास लग रहे थे और इंची टेप से नापा जा रहा था और दीवारों को देखा जा रहा था, वैसा था। तो जहां पर स्टेटमेंट ही आपका झूठा हो, भ्रामक हो, तो वो बुनियाद ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। बहुत बातें हुई 1991 के एक्ट को लेकर। अगर 1991 का, जैसे मैंने आपको पहले कहा, अगर 1991 के वर्शिप एक्ट को अगर आप देखें तो 1947 में जो स्थिति उस जगह की थी वो तो 1937 का इलाहाबाद का हाईकोर्ट का ऑर्डर पे होना चाहिए। तो वहां पे एक स्थिति ऑलरेडी मौजूद है, तो आप उसको रेफर ना करते हुए सहूलियत के हिसाब से एक्ट को तोड़ते मरोड़ते हुए। और वो एक्ट कैसा है साहिबा जी, आप देखिए ना, उसमें रिलीजियस प्लेसेस का डेफिनेशन नहीं है, उसमें देश में कितने रिलीजियस प्लेसेस है उसका कोई आंकड़ा नहीं है, और स्टेटस चेंज का कोई डेफिनेशन नहीं है कि किसे आप स्टेटस चेंज मांगे। तो उसकी कोई बुनियाद नहीं है, तो उस पर क्या बात करना। और आप बातें हो रही हैं, तो जरा यहाँ पे कोई मुझे बता दे कि ज्ञानवापी शब्द का अर्थ क्या है, इसी से साफ हो जाएगा। और काशी से इस्लाम का क्या संबंध है, इसी से साफ हो जाएगा कि वो वहां पे मंदिर था या मस्जिद। दूसरी बात, जिस तरीके से यहाँ पे एसपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और वो बहुत सर्वधर्म समभाव की बातें कर रहे हैं, उन्होंने हत्याएं कार सड़कों पे गोलियां चलवाई थी, और उसको जब चलवाई थी तब तो चलवाई थी, उसके बाद अभी हाल फिलहाल वहां के इलेक्शंस के टाइम में मुलायम सिंह जब थे तब उन्होंने मंच से कहा कि आपके लिए तो मैंने गोलियां चलवा दी और कितनी हत्याएं करूं, और वहां पे उन्होंने वाहवाही लूटने का काम किया। कांग्रेस पार्टी का देख लीजिए हाल, 1985 का साहबानो का केस आप देख लीजिए। लेकिन अब ऐसे में सवाल तो यही उठता है ना, क्या वो सारी चीजें फिर से रिपीट होती रहेंगी? क्या इसी को लेकर, क्या मजहब को लेकर ही बातचीत होती रहेगी? क्या उससे ऊपर नहीं उठना है? यही तो मौजूद है, इसी पर ही तो बात करनी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद डॉक्टर सुनील कौशिक मैं आपके पास लौटूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना, आप देखते रहिए जी सलाम। हाय, आई एम अंकित शर्मा फ्रॉम लखनऊ। मैं बचपन से पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल वर्कशॉप में भी काम करता था, इसलिए मोबाइल की काफ़ी नॉलेज है। मैं एक मोबाइल डिज़ाइन करना चाहता हूँ, बट स्टार्टअप के लिए हेल्प चाहिए। सुना है गवर्नमेंट इसमें हेल्प करती है, क्या वाकई में? क्या कोई मुझे इसका सही दे पाएगा जवाब? क्या बता पाएगा कि क्या पूरा हो पाएगा मेरा ख्वाब? स्टार्टअप के सपने क्या होंगे साकार? कैसे हेल्प करेगी सरकार? मैं जवाब दूंगा बहुत जल्द। फाउंडेशन की मुश्तरका खास पेशकश देखिए 30 जुलाई दोपहर 1:30 बजे सिर्फ जी सलाम पर।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल। मंदिर मस्जिद मुसलमान, ये सियासत है मेरी जान। चूंकि ज्ञानवापी को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है और इसको लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है, अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक, आपके पास मैं लौटूंगी। चूंकि आप देख रहे होंगे कि दोनों ही पक्षों के अलग अलग दावे हैं। हालांकि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का जो भी फैसला आता है उसका हम सभी एक्सेप्टेंस करते हैं, उसका खैर मकदम करते हैं। लेकिन जिस तरह से इस मामले को लेकर सियासत चल रही है, और आपने जो जिक्र किया था, मुलायम सिंह यादव का जिक्र आपने किया, बीजेपी की तरफ से भी किया गया, लेकिन मेरा सवाल ऐसे में यह है कि क्या अगर हम पुरानी चीजों को रिपीट करते रहेंगे और ऐसी चीजों को अगर हम नजीर बनाएंगे तो मैसेज समाज में गलत जाएगा? नहीं, देखो पुरानी चीजें नहीं है, लेकिन वो लोग उंगली उठाएं जिन्होंने ऐसे कर्म किए हों तो सवाल खड़े होते हैं। जैसे निश्चित तौर से आप देखिए कि मणिपुर में जो कुछ चल रहा है वो माफी योग्य नहीं है, और मुझे लगता है कि ऐसे प्रकट पर मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं, बर्खास्त किया जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले जो मणिपुर में होता रहा, 93 की बात करेंगे, 94 की बात करेंगे, 67 की बात करेंगे, तो हजारों की संख्या में हत्याएं हुई। तो क्या जब सरकारें थी, क्या तब उस समय ऐसा बड़ा एक्शन लिया गया? क्या उन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त किया या मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा लिए? नहीं लिए। तो नहीं लिए तो आपको अधिकार नहीं है ये सब कुछ कहने का। ये जनता के उन लोगों को, सिविल सोसाइटी के लोगों की तो मांग हो सकती है, लेकिन राजनीतिक मंच से आप ये मांग सरकार से करें जो आपने कभी नहीं किया, वो ठीक नहीं रहता। आशीष जी बड़े सीनियर प्रवक्ता हैं, आर्मी में रहे हैं, बार बार अभी रेप का प्रकरण का कह रहे थे कि हर 8.5 मिनट में एक रेप हो रहा है। आप ही के मुखिया ने कहा था बच्चों से गलती हो जाए, बच्चों से गलती हो जाती है, तो बढ़ावा किसने दिया? आप ही के मुखिया ने कहा कि आरएसएस पे गोलियां हमने, कार सेवकों पे गोलियां हमने चलवाई, सीना ठोंक के कहा, तो गलतियां कहां से हुई? आपको कहने का अधिकार तो नहीं है, और लोग कहें चलेगा, लेकिन जिनके हाथ खूनों से रंगे हों, जिन्होंने इसी बेस पर राजनीति की हो, एमबाई फैक्टर की राजनीति की हो, जहां मुसलमानों को लेकर के आपने राजनीति की हो, मुसलमानों को खुश करने के लिए आउट ऑफ वे जाकर के आपने कर्म किए हों, तो आपको कहने का अधिकार नहीं बनता। है कोई और इस बात को कहता तो मैं बाकायदा, मैं नहीं बोलता इस बात को लेकर के, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस बात को लेकर के कहें, जिनका आचरण इस प्रदेश की जनता ने देखा हो, जो रेपिस्ट रहा हो, आप कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा न ले पाए हों, और ये कहो कि भारतीय जनता पार्टी, मैं तो कह दूंगा सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं बख्शता, लेकिन निश्चित तौर से वही पार्टी के प्रवक्ता कहें जिन्होंने हमेशा उंगली उठाई हो। आज जो ज्ञानवापी को लेकर के चल रहा है प्रकरण, जी आप ही की सरकार के रहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जब 10,000 पेजों का ट्रांसलेशन मांगा था, आप ही की सरकार ने रोका, क्यों नहीं दिया? 10,000 से ऊपर पेज थे और यह कहा गया, दूसरी भाषाओं में थे कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाए। आप ही की सरकार बीच में रही, आप सबसे पहले कर देते, क्या दिक्कत आ रही है? बहुजन समाज पार्टी की सरकार कर देती, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए उनका ट्रांसलेशन हुआ तो हकदार है कि वो राजनीति करेगी। एक बात और कही आशीष जी ने कि हिंदुओं को डराया जा रहा है, मौका किसने दिया? भाजपा को राजनीति करने का मौका किसने दिया? जामा मस्जिद से अपीलें हमने नहीं सुनी? जब चुनावों के समय पे जामा मस्जिद दिल्ली से अपीलें होती थी, हमने नहीं सुने मुलायम सिंह यादव टोपी लगा करके जब जाते थे? तो जब हिंदू इकट्ठा भारतीय जनता पार्टी करने का प्रयास कर रही है या किया है उसने, तो निश्चित तौर से उसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। यदि आप लोगों ने वो कर्म न किए होते तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को यह करने का मौका न मिला हो। ठीक है, इसका जवाब मेजर आशीष जी दीजिएगा। बड़ा इल्जाम है ये, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज समझ में भी आती है कि कहीं ना कहीं विपक्ष भी इन चीजों को इस्तेमाल कर रहा है। एक तरफ तो बीजेपी पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो हिंदुओं की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को अब मुसलमानों की क्यों याद आ रही है, वो क्यों मसीहा बनती हुई नजर आ रही है? क्या ये सियासत का पार्ट नहीं है? क्योंकि हम किसी के भी मसीहा नहीं बनते हैं। हमने जब भी वोट मांगा है तो अपने काम पे वोट मांगा। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम इस पक्ष के हितैषी हैं या हम इस पक्ष के हितैषी हैं या हमें वोट नहीं दोगे तो तुम सुरक्षित नहीं रहोगे। ये भाषा भारतीय जनता पार्टी की है, समाजवादी पार्टी की नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास बनाते को इतना कुछ है बताने के लिए कि हमने ये चीजें की जो दिखती हैं
जो जमीन पे दिखती हैं कि हमने ये बनाया, हमने ये किया, तो हम उस पे वोट मांगते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते कि हमें अगर वोट नहीं दोगे तो ये पक्ष जो है ऐसा कर देगा या वैसा कर देगा। ये एक बयान नहीं, कभी अखिलेश यादव ने कहा है ऐसा? कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। हमीशा दर्जनों बयान, एक नहीं दर्जनों बयान, एक बयान नहीं दर्जनों में गिना दूंगा आपको बयान। और है, रुक जाइए, ठीक है, अपनी बात रखने दीजिए। बयान तो सभी के निकल आएंगे, बयान तो हर पार्टी के लीडर के निकल आएंगे जहां पर भड़काने की बात है। देखिए डॉक्टर सुनील कौशिक जी, मेजर अधिकारियों को सीधा संदेश सुधर जाइए, जब सरकार हमारी आ गई तो हम देखेंगे। ये सब आप कहिए, अपना पक्ष रखिए, पर इतना झूठ मत बोलिए कि जो पच न पाए। ठीक है सुनील कौशिक जी, ठीक है, आपके जज्बात को समझ सकते हैं, ठीक है, बोलेगा आशीष जी। आपने उनको सम्मानित कर दिया, फिर कहते हैं उन्होंने गोलियां चलाई, तो दोहरा मापदंड कैसा है? दो मुहां सांप क्यों है भारतीय जनता पार्टी? कहां है वो एफआईआर मुलायम सिंह के खिलाफ? आपकी केंद्र में भी सरकारें रही, आपकी प्रदेश में भी सरकारें रही, मुलायम सिंह के खिलाफ एफआईआर कहां है? मुझे बताइए, चैनल पे बताइए। भाजपा को पूछो, भाजपा बताएगी। मैंने तो कहा सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैंने कहा एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सब राजनीति करते हैं एक दूसरे के वोट बैंक के लिए। मैंने ये तो भाजपा बताएगी भाजपा ने क्यों नहीं एफआईआर कराई। ठीक है, एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं, क्योंकि जिस तरह से चीजों को लेकर बयान सामने आते हैं उसमें कहीं ना कहीं सवाल हर पार्टी से खड़ा हो जाता है। फिलहाल ज्ञानवापी वाले मामले पर वापस लौटते हैं, ज्ञानवापी के मामले को लेकर ही बात करते हैं। ये जिनके ऊपर गोली चलाने का इल्जाम लगा रहे हैं, इनकी 4-4 बार सरकार बन गई, क्यों एक एफआईआर नहीं है आज तक? क्यों नहीं है? बताएं तो देश को, बता दें। नहीं, ये तो भाजपा कहेगी। मुझे लगता है आप दोनों के बीच सेटिंग रही हो कि हम मुसलमानों की बात करेंगे, वो हिंदुओं की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आपकी इसी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए अभी आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई ने क्लीन चिट दी है। सरकार मौन है। क्यों मौन है सरकार? अपील क्यों नहीं की उसके खिलाफ? ये सब दिखता नहीं है जनता को। अरे तो भारतीय जनता पार्टी ठीक है डॉक्टर सुनील कौशिक जी, जितना कुरेदने की कोशिश करेंगे सारी चीजें सामने निकल कर आती रहेंगी, लेकिन अब फिलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ज्ञानवापी मामले को लेकर, क्योंकि ज्ञानवापी मामले को लेकर भी सियासत देखने को मिल रही है। ठीक है, मुजफ्फर इकबाल साहब आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पूरा मामला कोर्ट में है और किस तरह से सारी चीजें सामने आ रही हैं। क्या ऐसे में लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कोर्ट की तरफ से चीजें आती हैं उनको नजीर भी माना जाता है? अयोध्या का मामला हमने देखा होगा और फिर काशी और मथुरा की बात भी की जाती है, तो क्या कहीं ना कहीं जुडिशरी के रोल को भी यहां पर समझना होगा? मैंने सवाल पूछा है, बहुत अहम सवाल है। जी बोलिएगा मुजफ्फर इकबाल साहब। मुझे सवाल पूछा आपने। देखिए, जुडिशरी में तो ये ज्यादा जिम्मेदारी जो है ये पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट पे है। कोर्ट में तो कोई भी आदमी अगर अपना मुकदमा लेके जाएगा और अपनी गवाहियां पेश करेगा तो कोर्ट ने उस पर कुछ ना कुछ डिसीजन देना है। बहरहाल इसमें एक जो बार है वो कोर्ट को ध्यान में रखनी चाहिए कि हर ये कन्वर्शन का मामला नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का मामला है। इसमें भी सियासत जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई। बदकिस्मती हमारे पूरे इस भारत मुल्क की ये रही कि हम असल मुद्दे जितने भी हैं उनको सबको भूल गए हैं या उन सबको पसे पुश्ता डाल दिया है और हम उन मामलात में उलझ गए हैं जिससे इस मुल्क की आवाम का कोई लेना देना नहीं है। वो चंद जाति जो अब सेल्फ स्टाइल जो लीडर हैं, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, हिंदू कम्युनिटी के हैं, सेल्फ स्टाइल लोग हैं, वो हिंदुओं का ठेका भी कुछ ने ले लिया और कुछ ने मुसलमानों का ठेका, किसी ने क्रिश्चियनों का ठेका ले लिया, किसी ने सिख कम्युनिटी का ठेका ले लिया। लेकिन इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए, इस मुल्क की फलाह और बहबूद के लिए, यहाँ अमन के लिए कोई आदमी भी सिंसियर नहीं है। हम सब किस में लगे हैं कि मुल्क के अंदर नफरत कैसे फैलाई जाए। हम कोई भी आपस में मोहब्बत प्यार को बढ़ाने के लिए या उसकी तरक्की के लिए या मुल्क की तरक्की के लिए कोई आदमी तवज्जो नहीं दे रहा, न सिंसियरिटी से काम कर रहा है। उसमें हम सब का रोल है। जो हम आज बैठकर ये डिस्कस कर रहे हैं ये भी कोई मुद्दा ही नहीं है भाई। जो कोर्ट फैसला देगा, अब कोर्ट में फैसला है। मुद्दे इस वक्त और बहुत सारे अहम मुद्दे हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा इस मुल्क का मुद्दा है वो जीडीपी है।
कि हमारा जीडीपी क्या है, हम लोग किस आते हैं पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनमें हमारा मुल्क का जो जीडीपी है वो किस सतह पर है, आपकी तामीर और तरक्की का मामला है, अनएम्प्लॉयमेंट का मामला है, महंगाई का मामला है, उस पर आपने कभी भी कहीं मुझे किसी चैनल पर बहस नहीं मिलती है। नहीं तो मुजफ्फर इकबाल साहब, हम सभी मामलों को लेकर बहस करते हैं और आपने कहा ये मुद्दा नहीं है, लेकिन इस पर भी बात करना जरूरी हो जाता है क्योंकि आवाम जानना चाहती है किस तरह से इस मामले को लेकर चीजें सामने आ रही हैं। जी, इसलिए इस मुद्दे पर 3 अगस्त को कोर्ट से फैसला आ जाएगा। नहीं, इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है कि राजनीतिक दल अपने फायदे और नुकसान के लिए जनता को गुमराह करने का काम करते हैं और राजनीतिक ऐसे बयान आते हैं कि हमने तमाम छोटे छोटे दंगे इस देश में देखे हैं। यदि चर्चा पर चर्चा न्यूज चैनल्स पर होगी, मीडिया में होगी, सोशल मीडिया पर होगी, तो निश्चित तौर से आवाम तक वो बातें पहुंचेंगी कि क्लियर क्या बातें हैं, कोर्ट में कैसे सुनवाई चल रही है, कौन सा पक्ष क्या रख रहा है। तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि इसमें ये बहुत आवश्यक चीज है, इसको डिनाई नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आपने बातें कही वो भी बहुत जरूरी है और निश्चित तौर से सुबह से शाम तक उन टॉपिक्स पे भी बहस होती है, पर चर्चा होती है, लेकिन ऐसे मुद्दों को भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, और ऐसे में आवाम को जो क्लैरिटी है वो भी इस माध्यम से पहुंचती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका क्या पक्ष है, जो एक्सपर्ट हैं वो क्या कुछ कहते हैं, आवाम के लिए एक जरिया है ताकि जो सही इंफॉर्मेशन है वो पहुंच सके। लेकिन अमित तिवारी जी, आपसे इस पर रिएक्शन लेना चाहेंगे। जिस तरह से जुडिशरी का जो किरदार है वो यकीनन बहुत अहम है और वहां से नजीर देखने को मिलती है, लेकिन जिस तरह से मुल्क में लीडरशिप के तौर पर बीजेपी का एक बड़ा किरदार है, कहीं ना कहीं जो प्रीवियस ईयर्स में मुद्दे रहे हैं और अब जो मुद्दे रहे हैं, एक पैराडाइम शिफ्ट यहां पर देखने को मिला है, उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं एक लीडर के तौर पर तो आपको निभानी चाहिए थी। बिल्कुल साहिबा जी, और हमने निभाया भी है। आज जब देश 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना है तो क्या वो सिर्फ हिंदू के लिए बना है, मुसलमान के लिए नहीं बना है या क्रिश्चियन के लिए नहीं बना है, सबके लिए बना है ना। जब हम इस देश में हर घर जल के माध्यम से स्वच्छ जल की बात करते हैं, घर घर में पहुंचाने की बात करते हैं, तो वहां पे हिंदू मुसलमान कहां से आ जाता है। जब हम हर घर बिजली के माध्यम से हर घर में बिजली की बात करते हैं, बिजली पहुंचनी चाहिए, आज 90% के आसपास बिजली इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है गांव तक, तो इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ जाता है। जब हम शौचालय की बात करते हैं, हर घर में बेटियों की माँ की सम्मान की बात करते हैं, तो वहां पे हिंदू मुसलमान कहां से आ जाता है। जब हम सड़क के माध्यम से सड़कें बनाते हैं तो उस सड़क पर हिंदू भी चलता है, मुसलमान भी चलता है, ईसाई भी चलता है। जब हम स्टार्टअप और एमएसएमई के माध्यम से लोन देते हैं तो वो लोन सबके लिए उपलब्ध रहता है, वहां पे हिंदू मुसलमान कहां से आ जाता है। मुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आती। मुझे तो लगता है इस देश में अगर एकमात्र पार्टी कोई है जो सर्वधर्म समभाव की बात करती है, जो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, जो सबके विश्वास की बात करती है, तो वो एक भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी कोई पार्टी नहीं है। आप दूसरे पार्टियों का इतिहास लेकर देख लीजिए। 1985 का साहबानों का जिक्र कर रहा था मैं। एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, उसे पलट दिया गया। क्यों पलटा गया? क्योंकि एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए। दूसरा आपको मैं एक ये देता हूं, असम की बात चल रही थी बहुत दिनों से, मणिपुर की बात चल रही है बहुत देर से इस डिस्कशन में भी। मणिपुर में जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर एल्विन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में गए और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा कि उस मणिपुर में साधुओं की बैन कर दिया। मिशनरीज तो जा सकते हैं, खुलेआम कन्वर्जन भी कर सकते हैं, लेकिन साधुओं पर बैन हो गया। किसने एक विशेष वर्ग को खुश करने की बात की? देखिए, ये जो सारी चीजें आप गिना रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें आपकी पार्टी की तरफ से भी, क्योंकि कहा जाता है कि जब कोई सरकार इक्तिदार में होती है तो उसका इन्फ्लुएंस चीजों पर देखने को मिलता है। आपने शाहबानो के केस की बात की, तो बहुत सारे लोग बिल्किस बानो के केस की भी बात करते हैं, किस तरह से सारी चीजें सामने आई। और जब माइनॉरिटीज की आप बात कर रहे हैं, आप सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन माइनॉरिटीज की अगर जब बात आती है तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खत्म की गई हैं। हालांकि कहा जाता है कि सबको साथ लेकर चला जाएगा, लेकिन फिर भी अगर इकोनॉमिक स्टेटस को देखा जाए और खास करके माइनॉरिटीज की बात की जाए तो बहुत ज्यादा बदला हुआ नजर नहीं आता है। खैर, इस पर आगे चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, छोटे से ब्रेक लेने रुक रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए जी सलाम।
आई एम अंकित शर्मा फ्रॉम लखनऊ। मैं बचपन से पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल वर्कशॉप में भी काम करता था, इसलिए मोबाइल की काफ़ी नॉलेज है। मैं एक मोबाइल डिज़ाइन करना चाहता हूँ, बट स्टार्टअप के लिए हेल्प चाहिए। सुना है गवर्नमेंट इसमें हेल्प करती है, क्या वाकई में? क्या कोई मुझे इसका सही दे पाएगा जवाब? क्या बता पाएगा कि क्या पूरा हो पाएगा मेरा ख्वाब? स्टार्टअप के सपने क्या होंगे साकार? कैसे हेल्प करेगी सरकार? मैं जवाब दूंगा बहुत जल्द। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन की मुश्तरका खास पेशकश देखिए 30 जुलाई दोपहर 1:30 बजे सिर्फ जी सलाम पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल चर्चा पर वापस लौटते हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस मामले को लेकर जब भी कोई मामला लिस्ट होता है, सुनवाई चलती है, वर्डिक्ट का इंतजार किया जाता है, क्या फैसला आएगा, सुनवाई टलेगी या किसके पक्ष में फैसला आएगा, इसको लेकर भी बहुत बयानबाजी देखने को मिलती है, पॉलिटिशियंस के रिएक्शन आने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी चीजें एक साथ फॉल होती हैं, इस पर भी कहीं ना कहीं बहुत असर पड़ता है आने वाली जो सियासत देखने को मिलेगी। देखो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अयोध्या प्रकरण पर लेकर के वर्षों वर्ष सुनवाई हुई और जो पक्ष और विपक्ष थे, तमाम चैनल्स पे आपने देखा होगा, अखबारों में छपा होगा कि वो तीज त्योहार मिलते थे एक दूसरे के प्रति, कितना सम्मान था। लेकिन राजनीतिक दलों ने क्या किया? राजनीतिक दलों ने राजनीतिक रोटियां वहां सेकी। यदि हम दोनों पक्षों की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि दोनों पक्षों ने कभी भी, यदि कोर्ट में भी दोनों पक्ष गए होंगे तो गले मिले होंगे और एक दूसरे के नमस्कार भी हुआ होगा। दूसरी पीढ़ी में भी यदि आ जाता है, जब वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो आप उनके पुत्र की भी वही व्यवस्था देखिए आप, कि एक दूसरे के प्रति सम्मान। देखो, विचारों की लड़ाई हो सकती है, एक दूसरे के अधिकारों की लड़ाई हो सकती है, पर वो दुश्मनी में नहीं बदलनी चाहिए। और यही हमें समझना पड़ेगा कि जो राजनीतिक दल अब तक करते आए हैं और कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से क्यों कहा कि आपने इतना मौका न दिया होता तो हिंदू इकट्ठे न हुए होते और भारतीय जनता पार्टी को यह मौका न मिला होता। मणिपुर में आप देखिए, असम में आप देखिए, मिजोरम में आप देखिए, जम्मू कश्मीर में आप बहुत देखा हमने, महीनों महीनों तक इंटरनेट बंद रहा, वहां पे हजारों की संख्या में लोग मारे गए। और जब देखा कि देश इकट्ठा हो गया, देश समझ गया इस बात को लेकर के, वहां शांति है। यही मुझे लगता है अवेयरनेस की आवश्यकता है इस देश में, और वो मीडिया बहुत अच्छे से इसको निभा सकती है, एक्सपोज कर सकती है ऐसे चेहरों को। जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा, दोनों पक्ष आराम से मानेंगे, उसका स्वागत करेंगे। और अयोध्या जैसा प्रकरण इस देश के सामने मौजूद है कि दोनों पक्षों ने शहर स्वीकार किया और उसका स्वागत किया, और ज्ञानवापी में भी वही होगा। लेकिन डर इस बात का है कि राजनीतिक दल
चुनावों में फायदे के लिए कहीं इस ऐसे प्रकरणों का राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास न करें। लेकिन डॉक्टर सुनील कौशिक जी, क्योंकि हम कई सारे मामले देख रहे हैं और हमने देखा कि इन सारे मामलों को देखते हुए भी और छोटी छोटी जगहों से चीजें निकलकर सामने आने लगी हैं, लोग कोर्ट का रुख करने लगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जहां पर इंसाफ की जरूरत होती है। क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर ऐसे मामलों को बढ़ावा दिया जाएगा तो बहुत छोटी छोटी जगहों से ऐसी चीजें निकलने लगेंगी जिससे कहीं ना कहीं सरकार को लगाम लगाने की जरूरत पड़ेगी? देखो, मुझे नहीं लगता इस चीज के लिए। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। गांव में मेरे ऐसे परिवार हैं जो 50-50 साल से मुकदमे लड़ रहे हैं, एक ही परिवार के मुकदमे लड़ रहे हैं, चाचा ताऊ मुकदमे लड़ रहे हैं, पिता पुत्र मुकदमे लड़ रहे हैं, लेकिन उनको न्यायालय पर भरोसा है इस बात का लेकर के। यदि गांव की पंचायतें, गांव के लोग उसका समाधान नहीं ढूंढ पाए तो निश्चित तौर से एक विश्वास और भरोसा होता है कि हमें न्याय वहां से मिलेगा। ये राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा। यदि उनके पास इस तरीके का कोई फॉर्मूला है तो देश के सामने लेकर के आए। यदि उनके पास फॉर्मूला नहीं है तो ऐसे प्रकरणों में राजनीति न करें। जो भी न्याय का दरवाजा खटखटा रहा है वहां आराम से व्यवस्था होने दें। लेकिन आप देख रहे हैं ना, इसी को एक बार समझ, यहाँ पर क्योंकि कानून की भी खिलाफ वर्जी हो रही है। जब एक्ट्स बनाए गए हैं, लॉज बनाए गए हैं, 1991 का लॉज बना दिया गया, तो आपको नहीं लगता कि फिर सारी चीजों को वहीं छोड़ देना चाहिए? अगर ये चीजें फिर होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं कानून की भी खिलाफ वर्जी होगी। नहीं, देखो, जो जिस एक्ट की आप बात कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 साल से उसको क्यों नहीं बदला? और उसी नियम पर सीजीआई जो आदरणीय चंद्रचूड़ साहब हैं, उन्होंने कहा कि प्रकृति में बदलाव नहीं, लेकिन उसकी प्रकृति के बारे में जा तो सकते हैं गहराई से, जांच तो होनी चाहिए, और जांच के आधार पर जो भी आएगा प्रकरण निश्चित तौर से हो सकता है। बहुत सारा पक्ष इस बात को मानता है कि जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साहब कह रहे थे, मैं थोड़ा सा उसी बात को आगे बढ़ा दूं कि हो सकता है कि बाहर के आक्रांता आए हो, उन्होंने ऐसा किया हो। और जो चीजें हम लोग पढ़ते आए हैं, सोचते आए हैं, कहीं न कहीं तभी हम तमाम गली मोहल्लों में देखिए, हिंदू मुसलमानों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, एक दूसरे के साथ त्योहार मनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रकरण इस देश में हैं जो दूरियां बढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है खत्म हो जाना चाहिए। जितने भी प्रकरण एक साथ आए, खत्म हो जाए, फिर क्या मुद्दा रह जाएगा राजनीतिक दलों के पास? इन्हीं मुद्दों का सहारा लेकर के राजनीतिक दल राजनीति करते हैं। ठीक है। विजय कौशिक जी, इस पर आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। देखिए साहिबा जी, मैं सीधे रूप से सीधे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि भाजपा जातिवाद की राजनीति नहीं करती है, ऐसा भी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे। बिल्किस बानो के बलात्कारियों का किस तरह से गुजरात में स्वागत भाजपा के लोगों द्वारा किया गया, ये पूरे देश ने देखा। जाति विशेष के लोग ही आतंकवादी होते हैं, मुसलमान ही आतंकवादी होते हैं, ये बात ही भाजपा के नेताओं ने ही कही। बुरके में आतंकवादी होते हैं, ये भी भाजपा के नेताओं ने कहा। जाति विशेष के लोगों को गोली मारो सालों को, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भी भाजपा के मंत्री तक ने किया। कुल मिलाकर एक ऐसी पार्टी जो ये कहती है तो उत्तर प्रदेश में हम किसी मुसलमान को टिकट नहीं देंगे, हम देशभर में किसी को टिकट नहीं देंगे, किसी को मंत्री नहीं बनाया जाता, किसी को कुछ नहीं बनाया जाता, केवल और केवल विशुद्ध रूप से ये दिखाने के लिए कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों की कट्टर दुश्मन है। लेकिन वो तो कहती है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेने की बात कही जाती है। अपोजिशन को उससे क्या दिक्कत है? नहीं, हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की भी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि अगर रोजगार छीना गया तो हिंदुओं का छीना, इस देश में महंगाई की मार पड़ी तो हिंदुओं के ऊपर पड़ी। ठीक है, आपके पास मेरे पास वक्त नहीं है। अमित तिवारी जी, आपका लास्ट रिएक्शन जो विजय कौशिक जी कह रहे हैं उस पर। ये मुद्दा सुलझ भी गया देखिए, कांग्रेस का एक ही काम बचा रह गया है, सुबह शाम झूठ बोलना, जोर जोर से झूठ बोलना और हमेशा झूठ बोलना, यही काम कांग्रेस का रह गया। अभी उन्होंने जितने भी तथ्य दिए हैं उसमें से कुछ को अगर हटा दिया जाए तो उसकी आड़ में वो बहुत सारे झूठ बोल गए। और जिस हिसाब से देश में काम हो रहा है, जिस हिसाब से महिला सम्मान की बात हम करते हैं और किसी भी चीजों पे हम भागते नहीं, किसी भी चीजों को हम छुपाने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर सत्ता में हम हैं तो हमसे सवाल होने चाहिए और हम जवाबदेह हैं, इसको चीज को हम आगे कहते हैं। गृह मंत्री खुद संसद में खड़े होकर कहते हैं कि हम सब चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा से भाग जाते हैं कांग्रेस वाले, जो भी अभी नया गठबंधन इनका बना है। तो इनकी जो बुनियाद है वो
तुष्टिकरण पे बनी हुई है, इनकी बुनियाद झूठ पे बनी हुई है, तो ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और पुनः हमारी सरकार बनेगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज खुद कहा है कि आने वाले 5 साल में भारत तीन प्रमुख इकोनॉमिक में से का नंबर होगा भारत का। चलिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह से आवाम इस चीज को एक्सेप्ट करती है, क्योंकि जो मुद्दे चल रहे हैं उस पर लेकर कहीं ना कहीं काफी अलग रिएक्शन भी देखने को मिल रहे हैं। खैर, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि ज्ञानवापी मामले को लेकर क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। हेलो, मेरा नाम किशन है। मैं भी अपने देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह मिशन कभी सफल नहीं होगा। हर जगह कोई कूड़ा न हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्या यह स्वच्छता मिशन कभी कामयाब हो पाएगा? स्वच्छता अभियान मुहिम है या मनोरंजन, या दोनों का है संगम? सच्चाई मैं बताऊंगा। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन की मुश्तरका खास पेशकश देखिए 30 जुलाई दोपहर 1:30 बजे सिर्फ जी सलाम पर। ज्ञानवापी आते के एसआई सर्वे पर 3 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला। 3 अगस्त पर एसआई सर्वे पर रोक। ईडी डायरेक्टर की मुद्दत कार में तौसीह। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक ओहदे पर रहने का दिया हुक्म। मरकज ने 15 अक्टूबर तक मुद्दत कार बढ़ाने की लगाई थी अर्जी।
मणिपुर के मुद्दे पर दोनों सदनों में अपोजिशन का जबरदस्त हंगामा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवान में अपोजिशन